हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एग्रीकल्चर की क्लास में सबका स्वागत है। कल के वीडियो में पढ़ने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर क्या है और कितनी इसकी शाखाएं हैं और कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। एग्रीकल्चर कौन कौन से शब्दों से मिलके बना है, इन सभी के बारे में पढ़ने कल चर्चा की थी। आज कुछ बची कुची जो पहले चैप्टर की डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे और भारतीय कृषि का महत्व पढ़ेंगे। दो चीज पढ़ेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन बच रही है 4-5, और अगला पॉइंट पढ़ेंगे भारतीय कृषि का महत्व। हेडिंग डाल लो बेटा। पहली डेफिनेशन लिखो, वन विज्ञान। डेफिनेशन नंबर शायद 8 होगी। वन विज्ञान यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उगने वाले पेड़ पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वन विज्ञान कहते हैं। लिखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उगने वाले पेड़ पौधों व उनके उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वन विज्ञान कहते हैं। उसे वन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उगने वाले पेड़ पौधों व उनके उपयोग के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वन विज्ञान कहते हैं। एक है पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान, अंग्रेजी में बोले तो प्लांट पैथोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा उसको? प्लांट पैथोलॉजी। यानी मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे क्या आ गया? लॉजी आ गया। मैंने कल बताया था जिस वर्ड के पीछे नोमी या लॉजी आ जाता है वो सारे वर्ड कौन सी भाषा के होते हैं बेटा? वो ग्रीक भाषा के होते हैं। और जिसके पीछे कल्चर आ जाता है वो कौन सी भाषा के होते हैं? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। नाम से पता चल रहा है, पादप यानी पेड़ पौधे, रोग यानी वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों में लगने वाले रोगों के बारे में तथा उनके नियंत्रण करने के तरीकों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पादप रोग विज्ञान कहते हैं। लिखो, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों में लगने वाले रोगों व कार्यों के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे पादप रोग विज्ञान कहते हैं। उसे पादप रोग विज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में प्लांट पैथोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों में लगने वाले रोगों के बारे में व कारकों के बारे में जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पादप रोग विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पादप रोग विज्ञान कहते हैं। अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, कृषि अर्थशास्त्र। क्या पढ़ेंगे? कृषि अर्थशास्त्र। अब कृषि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी क्या नाम से? कृषि अर्थशास्त्र में कृषि लागत व आय की गणना का, यानी जो कृषि अर्थशास्त्र है, लिख लो इसमें 10वीं डेफिनेशन, कृषि अर्थशास्त्र यानी जो अपन कृषि करेंगे उसमें कितनी तो आय होगी और कितनी लागत होगी, इसकी गणना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वो किसके अंतर्गत किया जाता है बेटा? वो कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। लिखो, कृषि लागत, कृषि लागत व आय की गणना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विस्तृत अध्ययन किया जाता है कृषि अर्थशास्त्र कहलाता है। कृषि अर्थशास्त्र कहलाता है, यानी जिसमें कृषि की आय की गणना और कृषि की आय व लागत की गणना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा? वो कृषि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि अर्थशास्त्र कहते हैं। अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे, कुक्कुट पालन। अंग्रेजी हिंदी में बोले तो मुर्गी पालन, अंग्रेजी बोले तो पोल्ट्री फार्म और हिंदी में बोले तो मुर्गी पालन या कुक्कुट पालन। 11वीं डेफिनेशन लिखो, कुक्कुट पालन यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मुर्गियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंतर्गत आता है? कुक्कुट पालन के अंतर्गत आता है। लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे कुक्कुट पालन कहलाता है। कुक्कुट पालन कहलाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कुक्कुट पालन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, कुक्कुट पालन कहलाता है। क्या कहलाता है? कुक्कुट पालन कहलाता है। अगली डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा, मशरूम उत्पादन। क्या? मशरूम। इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा? मशरूम के उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। लिख लो, इस शाखा के अंतर्गत मशरूम उत्पादन का
वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, मशरूम उत्पादन कहलाता है। क्लियर? यानी इस शाखा के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है? मशरूम का उत्पादन किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो क्या कहलाता है? मशरूम उत्पादन कहलाता है। ये हो गई अपनी 10-12 डेफिनेशन। एक लिख लो, ये सारी डेफिनेशन आपको लिखा दी। अब पढ़ेंगे कृषि का महत्व। कृषि का महत्व, कृषि के महत्व की बात करूं तो विश्व की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या? विश्व की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अब यहाँ की जलवायु की बात की जाए भारत की, तो भारत की जलवायु क्या है? भारत की जलवायु विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। इसलिए यहाँ पे किसी भी प्रकार के बीज को या किसी भी प्रकार के यंत्र को आसानी से उपयोग लिया जा सकता है। हेडिंग डालो बेटा, भारतीय कृषि का महत्व। भारतीय कृषि का महत्व। भारतीय कृषि का महत्व लिखो। भारत की 70% जनसंख्या, भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है या निर्भर है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ सभी तरह की क्या पाई जाती है बेटा? वो जलवायु पाई जाती है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे कृषि कार्य के लिए जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहां पर कृषि कार्य के लिए बीज की बुआई, निराई गुड़ाई, यानी कृषि कार्य के लिए जैसे बीज की बुआई है, निराई गुड़ाई है और क्या नाम से उन्नत बीज है, सस्ते दर पे मजदूर है, भी उपलब्ध हो जाते हैं, यानी ये हमारी जलवायु होने के कारण है सारे। यानी भारत की 70% जनसंख्या किस पर निर्भर करती है? कृषि पे निर्भर करती है। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर कृषि कार्य के लिए बीज की बुआई, निराई गुड़ाई, उन्नत बीज सस्ते दर पे और मजदूर भी उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कोई सी भी क्षेत्र में किसी भी समय में कैसी भी अपन फसल की बुआई कर सकते हैं, कोई सा भी फल का उत्पादन ले सकते हैं। इसके कारण भारतीय कृषि की जलवायु की विभिन्नता के कारण
अतः भारतीय कृषि का महत्व निम्नलिखित है। लिख लो, भारतीय कृषि का महत्व निम्नलिखित है। जैसे पहले पॉइंट बताओ, मानसून पे आधारित खेती। मानसून पर आधारित खेती, मानसून पर आधारित खेती, यानी हमारी जो भारत की जो कृषि है वो किस पे आधारित है? मानसून पर आधारित है। यानी भारत में अधिकांश भूजल स्तर क्या है? बहुत ही कम है। यानी कहने का मतलब जो जल है वो बहुत ही कम है, इसलिए हमारी जो कृषि है वो किस पे आधारित है बेटा? वो मानसून पे आधारित है। लिखो, भारत में अधिकांश क्षेत्रों में, भारत में अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर कम होता है। यानी कहने का मतलब जो जल है वो बहुत ही कम है हमारे भारत में, इसलिए यानी जो जल का स्तर क्या है? बहुत ही कम है, इसलिए जो कृषि कार्य है यानी इस जल स्तर कम होता है, इसलिए सभी कृषि कार्य मानसून पर आधारित हैं। मानसून पर आधारित है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही खरीफ की फसलों की बुआई कर दी जाती है। खरीफ की फसलों की बुआई कर दी जाती है। ये हो गया, यानी कहने का मतलब हमारा जो खेती है वो किस पे आधारित है? हमारी भारतीय कृषि मानसून पर आधारित खेती है। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में भूजल स्तर कम होता है, इसलिए सभी कार्य किस पे आधारित है? मानसून पर आधारित है। वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही खरीफ की फसलों की क्या कर दी जाती है? बुआई कर दी जाती है। फसल की बुआई से लेकर उपज प्राप्ति तक सभी कार्य प्रभावित होते हैं। यदि मान लीजिए समय पर बुआई नहीं होती है तो क्या होगी? हमारी उपज क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, और क्या नाम से हमें उपज कम प्राप्त होती है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। पहला पॉइंट तो पढ़ लिया, मानसून पर आधारित खेती है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। दूसरा पॉइंट डाल लो, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर। किस पर निर्भर? कृषि। भारत की 70% जनसंख्या, भारत की 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यानी भारत की 70% जनसंख्या किस पे आधारित है बेटा? कृषि पर आधारित है। इसलिए जहां एक रोजगार के अवसर मिलते हैं, इसलिए जहां एक और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं,
रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। यानी कहने का मतलब हमें क्या होता है, रोजगार प्राप्त हो जाता है, लेकिन क्या होता है, लेकिन अकाल पड़ने पर खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। होती या नहीं होती? यानी वैसे भारत में कितने प्रतिशत आधारित है, 70%। यहाँ एक और तो हमें रोजगार प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन दूसरी यदि और अकाल पड़ गया तो हमें क्या होगा, खाद्यान्न की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा वैल्यू क्या है, यानी भारतीय अधिकांश जनसंख्या किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे परंपरागत तकनीक। अब परंपरागत तकनीक का मतलब क्या है कि क्या नाम से भारत में जो किसान है वो परंपरागत खेती करता आ रहा है, यानी कहने का मतलब वो पहले के तरीके से खेती करते आ रहा है, जिसके कारण जो उपज है उसमें क्या है, कमी आ रही है। यदि अपन वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे, यानी कहने का मतलब किसान खेती का कार्य क्या होता है, यदि अपन वैज्ञानिक तरीके से खेती करेंगे तो क्या नाम से हमें अच्छा उपज प्राप्त होगा। इसलिए लिख लो अगला पॉइंट, परंपरागत खेती। तीसरा पॉइंट क्या है, परंपरागत खेती, सॉरी परंपरागत तकनीकी। खेती बोल दो चाहे तकनीकी बोल दो, एक ही बात है। परंपरागत तकनीकी लिखो बेटा। इसमें भारत में किसान परंपरागत खेती करता आ रहा है, भारत में किसान परंपरागत खेती करते आ रहा है। यह तकनीकी किसानों को विरासत में मिली हुई होती है, किसानों को विरासत में मिली हुई होती है। किसमें मिली होती है, यानी कहने का मतलब ये जो खेती है, ये जो परंपरागत तकनीकी है, ये किसानों को किसमें मिली हुई है, विरासत में मिली हुई है, जिसका अनुभव कौशल, जिसका अनुभव व कौशल परिपूर्ण होता है। अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, वो परंपरागत तकनीक के बाद में खाद्यान्न फसलों की अधिकता, खाद्यान्न फसलों की अधिकता। चौथा पॉइंट है खाद्यान्न फसलों की अधिकता। अब यानी इसमें क्या होता है, यानी भारत के किसानों को अपनी आवश्यकताओं को देखकर फसल का चयन करता है। यदि अपनी खाद्यान्न फसलों की आवश्यकता है तो किसका चुनाव करेगा, खाद्यान्न फसलों का चुनाव करेगा, जिसके कारण किसकी अधिकता है, खाद्यान्न फसलों को हमारे भारत में अधिक उगाया जाता है। देखो इसमें, और खाद्यान्न किसानी क्या होती है, प्रथम आवश्यकता होती है। लिखो भारत के किसान अपनी आवश्यकताओं को देखकर
अपनी आवश्यकताओं को देखकर भारत के किसान अपनी आवश्यकताओं को देखकर फसलों का चुनाव करता है। खाद्यान्न फसल सबसे पहली आवश्यकता होती है। खाद्यान्न फसलों की सबसे पहले क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसलिए अधिकांश किसान खाद्यान्न फसलों को उगाते हैं। क्लियर है पॉइंट? यानी खाद्यान्न फसलों की अधिकता, यानी भारत किसान अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के किसका चुनाव करता है? फसल का चुनाव करता है। और सबसे पहली आवश्यकता है दाना ही तो है। और खाद्यान्न के अंदर क्या आता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, धान, ये सारी किसके अंदर आती है? खाद्यान्न। यानी सबसे पहले हम अपनी रोटी का जुगाड़ करेंगे, रोटी वाली फसल की बुआई करेंगे। इसलिए खाद्यान्न फसलों को हमारे भारत के अंदर अधिक उगाया जाता है। रोजगार का प्रमुख साधन, पांचवा पॉइंट, यानी यदि अपन खेती करेंगे तो रोजगार के साधन में भी उपलब्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रोजगार के प्रमुख साधन उपलब्ध हो जाएंगे। लिखो इसमें, रोजगार का प्रमुख साधन, रोजगार का प्रमुख साधन, यानी जो कृषि है वो रोजगार का प्रमुख साधन है या नहीं है ना? यदि हमें कहीं पे काम धंधा नहीं मिलता है तो अपन क्या कर लेते हैं? खेती कर लेते हैं। इसलिए जो कृषि है, भारतीय कृषि, वो रोजगार का भी क्या है? एक प्रमुख साधन है। भारत में कृषि आधारित उद्योग, भारत में कृषि आधारित उद्योग रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अब कैसे उपलब्ध कराते हैं मैं बताता हूं आपको बेटा। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अभी सरसों मान लो, यदि आप सरसों का उत्पादन करेंगे तो क्या होगा? उसके तेल निकलने कहाँ जाएगी? ऑयल वेल की जो फैक्ट्री है उनके अंदर जाएगा। तो वहां पे अपन को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। जैसे अपन गन्ने का उत्पादन करते हैं तो गन्ने के उत्पादन गन्ना कहाँ जाएगा? अरे शुगर मिल के अंदर जाएगा। तो वहां पे गन्ने से चीनी बनती है, गुड़ बनता है, एलएफटी वगैरह बनती है। तो इनको बनाने के लिए हमें क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है? अगर देखा जाए तो हमारी जो कृषि है वो सब किस पर क्या नाम से? हमारी कृषि पे आधारित है। सारे रोजगार देखे जाए तो कोई सा भी रोजगार उठा के देख लो चाहे आप। यदि कृषि विज्ञान ना हो ना तो सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएं। मान लीजिए जैसे अभी बायोलॉजी वाले हैं, जीव विज्ञान वाले हैं, वो क्या नाम से, मान लीजिए अपन यहाँ से उत्पादन नहीं करेंगे तो जैसे कि बायोलॉजी वाले कहाँ जाते हैं? बड़े बड़े उसमें फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो क्या होगा? जैसे कि गुड़ वगैरह बनाता है, चीनी बनता है, और क्या नाम से बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अपन अभी रेशम का उत्पादन नहीं करेंगे तो कपड़ा मिल कैसे चलेगी? कहने का मतलब सारे किस पे आधारित होते हैं? उद्योग धंधे सारे कृषि पे आधारित होते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है? रोजगार के साधन हमें उपलब्ध हो जाते हैं। अधिकांश जनसंख्या खेती पे निर्भर होने से, अधिकांश जनसंख्या सिर्फ यानी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। छठा पॉइंट लिखो बेटा, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत।
अरे क्या नाम से यदि अपन उत्पादन करेंगे और उत्पादन को यदि बाहर भेजेंगे तो हमें क्या आय प्राप्त होगी, राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी या नहीं होगी। अरे कोई भी चीज का उत्पादन मान लो, जैसे अपन ने गन्ना का उत्पादन किया और उसको बाहर भेजेंगे तो हमें क्या होगी, पैसे प्राप्त होंगे, तो कौन सी आय होगी, राष्ट्रीय आय। यानी कहने का मतलब कृषि से हमें क्या प्राप्त होती है, एक राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। लिखो बेटा, भारत के 70% लोग, भारत के 70% लोग, यानी कहने का मतलब 70% जनसंख्या, 70% लोग कृषि उपज का व्यापार करते हैं। यानी कहने का मतलब उसको बेचते हैं, कृषि व्यापार करते हैं, जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। व्यापार करते हैं जिससे सरकार को आय प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय आय हुई या नहीं। यानी भारत के 70% लोग कृषि उपजों का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। इसलिए जो भारत सरकार है, यानी जो क्या नाम से जो सरकार, उसको क्या होती है, आय प्राप्त होती है। अब 7वां पॉइंट पढ़ेंगे, डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल। अरे डेयरी का मतलब ये होता है जो कि क्या नाम से, जैसे की बात करो, भारत में जो अधिकांश किसान क्या करते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, वो पशुपालन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जिससे जो प्राप्त दूध है वो डेयरी उद्योग को, डेयरी में दिया जाता है। यानी कहने का डेयरी को क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। लिखो इसमें, भारत में अधिकांश लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जिससे पशुओं से प्राप्त दूध डेयरी को उपलब्ध कराते हैं और खेती में प्राप्त चारे को पशुओं को खिलाया जाता है। प्राप्त चारे को पशुओं को खिलाया जाता है। आगे पॉइंट समझ, यानी डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल, यानी भारत में अधिकांश लोग कृषि के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, और प्राप्त दूध से जो प्राप्त दूध है वो कहाँ में चला जाता है, डेयरी को उपलब्ध हो जाता है, और जो खेती में जो प्राप्त चारा है वो पशुओं को खिलाया जाता है, पशुओं को खिलाया जाता है। अब आता है वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल, 8वां पॉइंट, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल, यानी अपन क्या करते हैं, जो खेती करते हैं उसमें क्या करते हैं, कपास भी उगाते हैं, और कपास से वस्त्रों के लिए कपास क्या है, एक कच्चा माल ही तो है। अरे जो अपन फसल उगाते हैं,
यानी भारत में, देखो इसमें भारत में कपास व जूट को बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है। यानी ये दोनों चीज उगाएंगे तो क्या होगा, वस्त्र उद्योग के लिए क्या करते हैं, हम एक कच्चा माल प्राप्त करते हैं, कच्चा माल तैयार करते हैं। पशु चारा उपलब्धता, आगे पॉइंट लिखो नवा, यानी पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। लिखो बेटा पूरा पॉइंट ही लिख लो, नवा पॉइंट लिखो, पशुओं को चारे की उपलब्धता हो जाती है। 10वां पॉइंट होगा क्या नाम से, कृषि आधारित उद्योगों के लिए, कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति हो जाती है। कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति हो जाती है। रोजगार की समस्या का समाधान हो जाता है। कृषि से रोजगार की समस्या समाधान हो जाता है। और 12वां पॉइंट होगा क्या नाम से, विदेशी व्यापार, यानी कृषि का विदेशों में व्यापार व निर्यात भी किया जाता है। कृषि में प्राप्त उपज को विदेशों में निर्यात किया जाता है। निर्यात किया जाता है और क्या नाम से, देश के आर्थिक विकास में योगदान होता है। कृषि देश के आर्थिक विकास में योगदान देती है। और लास्ट जो पॉइंट है वो क्या नाम से, खाद्यान्न की उपलब्धता हो जाती है। कृषि से खाद्यान्न की उपलब्धता हो जाती है। ये हो गया भारतीय कृषि का महत्व। 13-14 पॉइंट पढ़ लिया पढ़ने। पहला पॉइंट पढ़ा था कि हमारी जो भारतीय कृषि है वो किस पे आधारित है, मानसून पे आधारित है। दूसरा पढ़ने पॉइंट पढ़ा था कि अधिकांश जनसंख्या किस पे निर्भर है, कृषि पे निर्भर है। और तीसरा पॉइंट पढ़ा था खाद्यान्नों की को अधिक मात्रा में हमारे उगाया जाता है, यानी। और चौथा पॉइंट पढ़ा था कि क्या नाम से, रोजगार के प्रमुख साधन हमें उपलब्ध हो जाते हैं, राष्ट्रीय आय हमें प्राप्त हो जाती है। और क्या नाम से, डेयरी उत्पादन के लिए कच्चा माल उत्पन्न हो जाता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं, खाद्यान्न की उपलब्धता हो जाती है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। ये सारे किसमें, ये सारे भारतीय कृषि का महत्व है। और क्या नाम से, ये सारी चीजें हमें क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। आज की वीडियो में नई चर्चा करेंगे। धन्यवाद।